मैं प्रयास करूंगी कि 5 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं। इसीलिए तमाम औपचारिकताओं को अलग रखते हुए भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित मेरे उपन्यास शुद्धि का एक अंश आप सबके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। जिंदा आदमी से असहमतियों पर खींचते हुए उम्र बिताई जा सकती है, मगर मृतदेह से लिपट कर एक रात गुजारना भी मुश्किल होता है। अपने विचारों से बाहर आकर रामप्यारी ने कहा, रात काटनी मुश्किल हो जैसी, कल सुबह ही लेके आना ठीक रहेगा। फोन पर दूसरी ओर से जो भी जवाब मिला उससे रामप्यारी के चेहरे के भाव कठोर हो गए। यहाँ कोई रुदाली नहीं है जो मातम मनाएगी। जिन्हें छोड़ के गया वो सब जीवित रिश्ते हैं जो वफादारी मांगते थे, जीवन भर की वफादारी। उसमें यही कमी थी। सीमा तो इस समय सारी रात विलाप नहीं किया तो समाज उसे अपराधी बना देगा। सुबह लाना ही ठीक है। कश्मकश पर काबू पाकर उसने कहा, सुबह लाना 7 बजे से पहले। उसने फोन रख दिया। मंजली पीछे खड़ी चुपचाप सब सुन रही थी। भाभी साहब, अब ये क्या हुआ? ये सारी परीक्षाएं एक साथ ही होनी है क्या? दोपहर से आप अकेले जूझ रहे हो इन सब से, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। दोपहर से शाम हो गई, आपका कलेजा, इसीलिए सब आपको उम्मीद से देखते हैं। मंजली वहीं रामप्यारी के सामने दरी पर बैठ गई। ईश्वर को फोन लगा। तूफान के सामने वृद्ध शरीर मजबूती से खड़ा था। सुन, पार्वती को अभी खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरे गांव में ढिंडोरा पिट जाएगा। दूसरी ओर से हेलो के जवाब में रामप्यारी ने ईश्वर से कहा, जी मासा, नहीं बताऊंगा। गंभीर स्वर में जवाब आया। सुन, अभी गांव में शोर करने की जरूरत नहीं है। शाम का टाइम है, लोगों को रोटी खा लेने दो। देर शाम को अंधेरा होने के बाद गुप्ता जी को और संपत काका को फोन कर देना, बता देना कि थे सुबह पहुंचोगे। और सुन, राम बच्चन को भी फोन कर दे। रामप्यारी ने फोन रखने से पहले याद दिलाया, हाँ अभी करूं फोन। ईश्वर ने जिम्मेदारी संभाल ली। उस ओर के लोग घटना के चश्मदीद थे। उन्हें रात का जहर घूंट घूंट पीना था। विषकोश में वहां कई साझेदार थे। स्थिति संभालना इस छोर पर पेचीदा था, जहां घटना के बारे में बताना जितना मुश्किल था, उससे ज्यादा मुश्किल इसे दबाए रखना था। रिजर्वेशन कराकर अपने घरों को लौटने वालों की बेचैनी समझी जा सकती थी। सब अपने घरों में खबर कर चुकी थी। शाम से ही सबके मोबाइल फोन बजने शुरू हो गए थे। दूर बैठे परिवार जानना चाहते थे कि शहर से बस या रेलगाड़ी लेने के लिए सही समय पर गांव से रवानगी हुई या नहीं। वे बस अड्डे या रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं या रास्ते में हैं। जितने लोग थे उतनी ही जिज्ञासाएं थीं। जितने वापसी के लिए आतुर लोग हाथ में फोन थामे खड़े थे, उससे कई गुना ज्यादा लोग फोन करने वाले थे। मोबाइल लगातार बजते रहे। रामप्यारी के निर्णयों पर सवाल करने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं हुई थी, मगर आज मसला दूसरा था। एक विधवा माँ और दूसरी राशन कार्ड में दर्ज पत्नी को छोड़कर धीरे धीरे सबको खबर हो गई। घर लौटने का आलम मातम में बदल गया। शक उन दोनों रिश्तों में भी पैर पसार रहा था, जिन्हें हकीकत से दूर रखने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ तक कि सीमा के बच्चों को भी संदेह हुआ, मगर किसी ने किसी से कुछ नहीं पूछा। शहर गए गिनती के लोगों को छोड़कर घर में इस समय भी वह सब मौजूद थे जो पिछले कई दिनों से रह रहे थे। सबके होते हुए भी सब कुछ सूना सूना लग रहा था। बरामदे को आंगन से जोड़ने वाले खंभों की कतार डरावनी लग रही थी। चूल्हा खामोश था। हवेली के जिन हिस्सों में आना जाना होता रहता था, ऐसी सभी जगह की बत्तियां जल रही थी। इसके बावजूद घर में अंधेरा फैल गया। आज अगरबत्ती नहीं जलाई अभी तक? सुलोचना ने पति की तस्वीर के सामने दोपहर की बुझी राख देखकर कहा, पुष्कर को बुलाओ। ईश्वर भी नहीं आया इधर। आज क्या हो गया दोनों को? कहाँ चले गए दोनों? जेठ जी के आगे भी अगरबत्ती नहीं जलाई। सुलोचना उस कमरे में थी जो कभी सिर्फ उसके जेठ जी का कमरा था। आज दोनों भाइयों की फूलमाला लगी तस्वीरें वहां एक साथ लगी हुई हैं। आ जाएंगे, अभी जलवाऊंगी अगरबत्ती। आजा तू यहाँ बैठ मेरे पास। जा रे टिकर, भाई साहब को बुला के ला। रामप्यारी ने मंजली ननद की ओर देखते हुए घर के सबसे छोटे लड़के को आवाज दी। बिना कुछ कहे दोनों के बीच बात हो गई। मंजली ने नई बहू के पति से अगरबत्ती जलवा दी। कमरे में कौन है? धूप बत्ती किसने जलाई? पुष्कर आ गया क्या? कहाँ है पुष्कर? सुलोचना पीढ़े से उठने का उपक्रम कर रही थी। किसी अनहोनी की गंध माँ के नथुनों में दहक रही थी। शायद अचानक वह बेटे की आवाज सुनने, उसे देखने के लिए बेचैन हो गई।
बेटे को देख लेने से शायद तसल्ली हो जाती। इस वक्त उसका मन किसी भय से मुक्ति चाह रहा था।